मॉर्निंग वीवर्स। आज का हमारा अपना टॉपिक है इंटरप्रिटेशन ऑफ टैक्सिंग स्टैट्यूट्स। इससे पहले वाले वीडियो में हम पीनल स्टैट्यूट को डिस्कस कर चुके हैं। आज हम ये देखेंगे कि टैक्सिंग स्टैट्यूट क्या होते हैं और उनका इंटरप्रिटेशन किस तरीके से होता है। तो ये देख लेते हैं कि टैक्सिंग स्टैट्यूट क्या है। टैक्सिंग स्टैट्यूट है किसी पर्सन पर, टैक्स पेयर पर मॉनेटरी बर्डन को डालते हैं, मॉनेटरी लाइबिलिटी को डालते हैं, पेक्यूनरी लाइबिलिटी को डालते हैं या उसके ऊपर पेनल्टी को इम्पोज करते हैं अंडर द अथॉरिटी ऑफ लॉ। तो ये बात यहाँ क्लियर कर दी गई है कि अंडर द अथॉरिटी ऑफ लॉ ही टैक्स को जो है इम्पोज किया जाएगा। अगर लॉ ने अथॉरिटी नहीं दी है तो किसी पर्सन पर मनमाने तरीके से उसके ऊपर टैक्स इम्पोज नहीं किया जाएगा। तो ये प्रॉपरली लॉ का मैटर है। इस बात को कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का आर्टिकल 265 भी क्लियर कर चुका है कि जब तक लॉ अथॉरिटी नहीं दे तब तक किसी पर्सन से टैक्स लेविएड एंड कलेक्टेड नहीं किया जाएगा। तो ये लेजिस्लेचर के लिए प्रैक्टिसेबल नहीं है कि उसने कोई एक्ट बनाया और उसमें बाद में कोई सिचुएशन अराइज हो गई, कुछ कंडीशंस अराइज हो गई तो उसको एकदम से डिक्लेयर करे, एकदम से क्लियर आउट करे। तो अगर उसमें कुछ शॉर्ट कमिंग्स हैं, उसमें कुछ लूप होल्स हैं, तो उसका पूरा फ़ायदा उठाता है एसएससी। एसएससी के पक्ष में जो है बेनिफिट ऑफ डाउट जाता है। पेक्यूनरी बर्डन का कोई भी बेनिफिट ऑफ डाउट अराइज होता है तो एसएससी के पक्ष में जाता है। तो टैक्सिंग स्टैट्यूट और पीनल स्टैट्यूट के मामले में क्या होता है कि स्ट्रिक्ट रूल को अप्लाई किया जाता है। यहाँ पर लॉजिकल इंटरप्रिटेशन नहीं चलता, क्योंकि टैक्सिंग स्टैट्यूट्स के और पीनल स्टैट्यूट्स के जो प्रोविजंस होते हैं वो डेफिनेट होते हैं और डेफिनेट प्रोविजंस के साथ अगर मॉडिफिकेशन करने की कोशिश की जाएगी या उनको डाइवर्ट करने की कोशिश की जाएगी तो इनजस्टिस होने के चांसेस होते हैं। तो इसलिए जो प्रोविजन डेफिनेट है, ऑलरेडी प्लेन है, क्लियर है, कोई एम्बिग्विटी नहीं है उनमें, तो उनको किस बात के लिए मॉडिफाई किया जाए, इसलिए इनका स्ट्रिक्ट इंटरप्रिटेशन होता है टैक्सेशन और पीनल स्टैट्यूट्स का। इसलिए कोर्ट यहाँ पर बाउंड होते हैं कि जो क्लियर मीनिंग है और प्लेन मीनिंग है उसको एज इट इज उठाया और उसको उस रिजल्ट के रूप में सामने ला दिया। तो यहाँ पर जो लेजिस्लेचर है, शॉर्ट कमिंग्स या लूपहोल्स आ गए, उनको क्लैरिफिकेशन करने के लिए वो रिस्पॉन्सिबल होता है। जुडिशरी सिर्फ डिक्लेयर करेगी, इंटरप्रिटेशन करेगी और इंटरप्रिटेशन भी इस तरीके के स्टैट्यूट का स्ट्रिक्ट इंटरप्रिटेशन करेगी। जनरल इंटरप्रिटेशंस को या लिबरल इंटरप्रिटेशन को हम इससे पहले के कुछ प्रोविजंस में पढ़ चुके, यहाँ पर स्ट्रिक्ट इंटरप्रिटेशन अप्लाई होगा। अब जो टैक्स के रिगार्डिंग, टैक्सिंग स्टैट्यूट के रिगार्डिंग 3 स्टेजेस होती हैं जिससे कि टैक्स कलेक्ट किया जाता है, असेसमेंट, सब्जेक्ट मैटर से लेकर रिकवरी तक। तो सबसे पहले ये देखा जाता है कि पर्टिकुलर पर्सन पर टैक्स लेविएट किया जा रहा है, इम्पोज किया जा रहा है, तो किस सब्जेक्ट मैटर को लेके उसको लाइबिलिटी किया जा रहा है। सेकेंडली उसका असेसमेंट किया जाता है उसकी लाइबिलिटी को कि उसकी लाइबिलिटी कितनी बनती है। थर्डली उससे असेसमेंट से रिकवरी की जाती है। तो ये जो चार्जिंग प्रोविज़न हुए, ये किसी टैक्सिंग स्टैट्यूट के चार्जिंग प्रोविज़न हुए, तो इसमें ये बताया गया है कि इन प्रोविजंस को बिल्कुल क्लियर आउट होना चाहिए, बिल्कुल स्पेसिफाइड और क्लियर होना चाहिए स्टैट्यूट में। जो चार्जिंग प्रोविजंस जो हैं, जो टैक्स के ऊपर तभी अप्लीकेबल होंगे जब ये बिल्कुल क्लियर होंगे, अंडर द लॉ होंगे। तो चार्जिंग प्रोविजंस हैं, स्ट्रिक्टली ही अप्लाई किए जाएंगे, लिबरल अप्लाई नहीं किए जाएंगे। देयर कैन नॉट बी ambiguity or meaning which is clear, obvious, direct is given, then directly you have to apply this meaning। तो इक्विटी ऑफ प्रिंसिपल की जो टैक्सिंग स्टैट्यूट या पीनल स्टैट्यूट में कोई भी जगह नहीं है। इक्विटी ऑफ प्रिंसिपल मतलब लिबरल इंटरप्रिटेशन की कोई भी रोल नहीं है, कोई भी ज़रूरत नहीं है इस तरीके के स्टैट्यूट को इंटरप्रिटेशन करते टाइम। इट इज़ बिकॉज देयर इज़ अ लॉट ऑफ डीम्ड लीगल फिक्शन इन्वॉल्व इन टैक्स लॉ, क्योंकि बहुत सारे टैक्स लीगल फिक्शंस जो हैं डीम्ड किए जाते हैं टैक्सिंग स्टैट्यूट में, पीनल स्टैट्यूट्स में, इसलिए इनको लिबरल इंटरप्रिटेशन नहीं दिया जाता है। जो भी लिखा गया है, लेजिस्लेचर ने जो भी लिख दिया, उसका जो भी पर्पज है उसको आप स्ट्रिक्टली फॉलो करो बिना उसकी जस्टनेस को कंसीडर किए। वर्ड्स क्लियर हैं तो कोर्ट्स बिल्कुल क्लियर वर्ड्स के पीछे जाएं, ना कि उसकी लॉजिकल इंटरप्रिटेशन के पीछे जाएं, ये इसमें बताया गया है। अब जो प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी है उसमें उसका कोई रोल भी नहीं है यहाँ पर, लेकिन उसका रोल जो टैक्स की एग्जम्पशंस होती हैं उसमें थोड़ा बहुत उसका रोल हो सकता है, उसमें थोड़ा बहुत इस तरीके का लिबरल रूल अप्लाई किया जा सकता है, क्योंकि जो कंडीशंस होती हैं, एग्जम्पशंस होती हैं, उसमें अगर लिबरल इंटरप्रिटेशन कर लिया जाए, प्रॉपर कंप्लाइंस ना भी किया जाए, तो वो माइनर प्रोसीजरल शॉर्टकमिंग्स होती हैं। इसके लिए
ये बताया गया है कि भाई एग्जम्पशन का अगर केस है तो वहाँ पर स्ट्रिक्ट रूल मत अप्लाई करो, वहाँ पर लिबरल हो जाओ थोड़ा, क्योंकि जो कंडीशंस दी हुई होती हैं तो वो एग्जम्पशंस में स्पेसिफाइड अगर होंगी, क्लियर अगर होंगी, और उनको माइनर उसके जो प्रोसीजरल रिक्वायरमेंट्स फुलफिल भी नहीं की जाएंगी तो उनके ऊपर इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा और उसके जो मेन प्रोविजंस है वो डिफीट नहीं होंगे, क्योंकि एग्जम्पशंस का तो बेनिफिट मिलना ही होता है। इसलिए यहाँ पर सब्सटेंशियल कंप्लाइंस की ज़रूरत तो है, लेकिन माइनर जो कंप्लाइंस है उसको आप छोड़ सकते हो। अब यहाँ वर्ड आया है सब्सटेंशियल कंप्लाइंस, उसको हमने एक लेक्चर में कंप्लीट किया था, डिस्कस किया था, पढ़ा था, तो यहाँ बता देते हैं दोबारा। सब्सटेंशियल कंप्लाइंस का मतलब होता है कोई भी स्टेट्यूट है, कोई भी प्रोविजन है या कोई भी लॉ है, उसके जो मटेरियल पार्ट होता है उसकी परफॉर्मेंस आपको करनी पड़ेगी। एक पर्टिकुलर स्टेट्यूट है, उसमें कुछ प्रोविजंस मैंडेटरी है, कुछ डायरेक्टरी हैं, तो डायरेक्टरी प्रोविजंस को पूरा करने की डिस्क्रिशनरी पावर होती है, करो या नहीं करो। कुछ मैंडेटरी होते हैं, तो जो मैंडेटरी पार्ट ऑफ द सब्जेक्ट मैटर होता है या मटेरियल पार्ट ऑफ द सब्जेक्ट मैटर होता है उसका तो कंप्लाइंस करना ही पड़ेगा। उसमें कुछ डायरेक्टरी प्रोविजंस का जो है माइनर प्रोसीजरल प्रोविजंस है उसका कंप्लाइंस हम छोड़ सकते हैं, तो उससे उसका मेन प्रोविजन डिफीट नहीं होता। सब्सटेंशियल कंप्लाइंस मीन्स कंप्लाइंस या परफॉर्मेंस ऑफ द मटेरियल पार्ट ऑफ द पर्टिकुलर सब्जेक्ट मैटर। इसलिए हम किसी भी सब्जेक्ट को, चाहे वो मेन प्रोविजन है या फिर चाहे उसके एग्जम्पशन वाले प्रोविजन है या उसके एक्सेप्शंस हैं, उसको हम जीरो परफॉर्मेंस में नहीं छोड़ सकते। सब्सटेंशियल कंप्लाइंस तो किसी भी स्टेट्यूट का करना ही पड़ेगा। अब टैक्सिंग स्टेट्यूट के रिगार्डिंग इसके स्ट्रिक्ट इंटरप्रिटेशन और लिबरल इंटरप्रिटेशन कहाँ कहाँ कैसे अप्लाई हुई है उसके रिगार्डिंग कुछ केस लॉज हैं, उसको देख लेते हैं। सबसे पहला हीरा लाल रतन लाल वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी 1972 का केस है। तो इसमें ये बताया गया था कि ये ध्यान देने की बात है कि जो भी टैक्स लगाए जाते हैं वो जनता की भलाई के लिए लगाए जाते हैं और उसके पीछे कुछ सोशल और इकोनॉमिक बेसिस होते हैं, रीजन्स होते हैं। तो उसके जो मेन प्रोविजंस होते हैं उसके साथ हार्मनी होनी चाहिए उसकी कंस्ट्रक्शन की, उसका एम्स और ऑब्जेक्टिव है डिफीट नहीं होना चाहिए। सेकंड है विमल चंद्र वर्सेस गोपाल अग्रवाल का केस 1981 का। इसमें ये बताया गया है कि जो टैक्स इम्पोज करने वाले वर्ड्स आते हैं उनको उसी सेंस में यूज करना चाहिए जिस तरीके से लेजिस्लेशन की तरफ से वो आए हैं। मनमानी मीनिंग नहीं खींचनी चाहिए, मतलब कि लेजिस्लेशन की पर्पज़ को इम्पोर्टेंस देना चाहिए। उसके बाद है टाटा ऑयल्स मिल्स लिमिटेड वर्सेस कलेक्टर ऑफ सेंट्रल एक्साइज 1990 का केस है। इसमें ये कहा गया था कि जो सेम थिंग है उसके ऊपर डबल टैक्स जो है इम्पोज नहीं किया जा सकता। किसी पोर्शन पर एक बार टैक्स इम्पोज कर लिया, उसके उसी के ऊपर सेम थिंग के लिए दोबारा कोई टैक्स इम्पोज नहीं किया जाएगा। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में भी ये बताया गया है कि भाई एक पर्सन को जो है एक ही अपराध के लिए दो बार सज़ा नहीं दी जा सकती। सेम रूल को फॉलो करते हुए ये प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस है, तो इसको डबल टैक्स नहीं लगाया जाएगा सेम थिंग पे, ये बात इसमें कही गई थी। उसके बाद इंडियन फार्मर फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन वर्सेस कलेक्टर ऑफ सेंट्रल एक्साइज 1996 का केस है। इसमें ये बताया था कि टैक्सिंग के रिगार्डिंग जो है स्ट्रिक्ट इंटरप्रिटेशन होना चाहिए, बिल्कुल क्लियर एंड एक्सप्रेसिव होना चाहिए हर एक चीज़ को। तो यहाँ पर इम्प्लाइड प्रोविजंस का कोई रोल नहीं है, कोई स्पेस नहीं है उसके लिए। तो ये था टैक्सिंग स्टैट्यूट के रिगार्डिंग इंटरप्रिटेशन, जो कि स्ट्रिक्ट इंटरप्रिटेशन होगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।